क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 4 का 32 से होगा वही संबंध 7 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के साथ होगा। तो हमें सबसे पहले तो यही समझना होगा कि 4 का संबंध 32 से किस प्रकार है। अगर हम यहाँ पर 4 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। लेकिन अब आप यहाँ पर अगर 7 में 8 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 56 आएगा। 56 यहाँ पर सही आंसर हो सकता था, लेकिन दिए गए ऑप्शन में 56 नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये आंसर सही नहीं होगा। हमें किसी और तरीके से इस प्रश्न को हल करना होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 और 4 से 32 कैसे आ सकता है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पर क्या करें, 4 का वर्ग कर दे और फिर हम मल्टीप्लाई 2 से भी कर दे। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा और 16 में 2 का गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए 7 लिखा हुआ है। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर 7 में लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। अगर हम 7 का वर्ग करेंगे और मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, 2 से, तो देखते हैं कि यहाँ पर जो आंसर आता है वो दिए गए ऑप्शन में से है भी या नहीं। तो 7 का वर्ग तो कितना होगा, 49 होगा और 49 में अगर 2 का गुणा किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 98। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 98, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में हमें ज्ञात करना है कि जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में लिखी हुई संख्याओं में से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो आइए अब हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं, क्योंकि बिना पैटर्न को समझे हम ये नहीं पता लगा सकते कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो पहली पंक्ति है, यहाँ पर इस प्रश्न को जो हल करने का तरीका ये होता है कि या तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में 3 संख्याएं लिखी हुई है, इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है। या फिर हम ये देख सकते हैं कि जो कॉलम में है, कॉलम में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी 3 संख्याएं लिखी हुई है, इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है। इस तरह से हमें यहाँ पर पैटर्न समझना होता है और अगर पैटर्न समझ में आ जाता है तो फिर हम प्रश्न को भी हल कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर क्या आप कोई पैटर्न समझ पा रहे हो कि यहाँ पर पहली पंक्ति में 3 संख्याएं लिखी हुई है, इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध हो सकता है। या फिर आप ऐसा सोच पा रहे हो कि यहाँ पर जो कॉलम फर्स्ट है उसमें भी 3 संख्याएं लिखी हुई है, क्या इन तीनों संख्याओं में भी कोई पैटर्न लग भी रहा है या नहीं लग रहा है। अगर कोई पैटर्न नहीं लग रहा है तो एक तरीका ये भी हो सकता है प्रश्न को हल करने का। आप यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर पहला कॉलम है इसमें 3 संख्याएं हैं, 14 है, 8 है, 11 है। अगर आप इन तीनों संख्याओं को जोड़ोगे तो आप यहाँ पर पता लगा सकते हो कि यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिए 14 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है। 14 में 8 जोड़ेंगे तो 22 आएगा और 22 में 11 जोड़ने पर कितना आएगा, 33 आएगा। तो कॉलम फर्स्ट में जो 3 संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई है, तीनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें जो संख्या प्राप्त हुई है वो संख्या क्या है, 33 है। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो कॉलम 3 है उसमें भी 3 संख्याएं लिखी हुई है। अगर हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो देखते हैं कि यहाँ पर योगफल कितना आता है। तो आप देखिए यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है और यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर योगफल क्या आता है। 7 + 16 कितना होगा, 23 होगा और 23 में 10 जोड़ने पर कितना आएगा, 33 आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि कॉलम फर्स्ट में लिखी हुई तीनों संख्याओं का योगफल 33 है और कॉलम 3 में लिखी हुई तीनों संख्याओं का योगफल भी 33 ही है। तो यहाँ पर हमें यही तो पैटर्न समझना है कि कॉलम 2 में भी जो यहाँ पर तीनों संख्याएं होंगी ना, उन तीनों संख्याओं का योगफल भी 33 ही होगा। अब यहाँ पर हमें 2 संख्याएं तो दी हुई है, लेकिन अब हम यहाँ पर तीसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि तीनों संख्याओं का योगफल तो कितना होगा, 33 होगा। अब आप देखिए यहाँ पर 12 है, 12 है, 12 + 12 तो 24 होगा ही, लेकिन यहाँ पर हमें 33 लेके आना है
तो हम प्लस कौन सी संख्या करेंगे? 12 और 12 24 हो जाएगा, तो 24 में हमें 9 जोड़ना होगा। 24 में अगर 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? 9 आनी चाहिए। अगर यहाँ पर हम 9 लिख देंगे तो तीनों संख्याओं का योगफल 33 हो जाएगा। और आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। आपको पता है ना कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 9 आएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। और यहाँ पर हमें सबसे पहले तो यही तरीका लगाना चाहिए कि यहाँ पर जो ये नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस है, क्योंकि अधिकतर प्रश्न तो डिफरेंस से ही हल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि 0 लिखा हुआ है, फिर अगली संख्या 4 है। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है? 4 का अंतर है। 4 के बाद अगली संख्या 18 है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 14 का डिफरेंस है। फिर 18 के बाद लिखा हुआ है 48, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 30 का है। लेकिन अब हम ये नहीं पता लगा सकते कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो आने वाली संख्या है और यहाँ पर जो 48 है उसके बीच में कितना डिफरेंस होगा। लेकिन डिफरेंस पता लगाने का तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पर जो ये डिफरेंस आया है ना, इसी से हम कोई पैटर्न को समझे। तो यहाँ पर जो ये अंतर आया है ना, ये भी एक प्रकार की सीरीज है। और हमें पता लगाना चाहिए कि यहाँ पर 30 के बाद अगली संख्या क्या होगी, और जो यहाँ पर अगली संख्या आएगी उसके बाद भी अगली संख्या क्या होगी, क्योंकि उससे हमें ये पता लगेगा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या और 180 के बीच में कितना डिफरेंस होगा। तो आइए अब यहाँ पर हम जो ये अंतर वाली सीरीज है इसमें पैटर्न समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देखिए कि 4 के बाद 14 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 10 का अंतर है। और 14 के बाद लिखा हुआ है 30, तो यहाँ पर कितने का अंतर है? 16 का अंतर है। अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अब हमें ये पता लगाना चाहिए कि यहाँ पर जो हमने अब अंतर निकाला है, ये जो सीरीज बन रही है 10 और 16, तो यहाँ पर अब कौन सा नंबर आना चाहिए? तो यहाँ पर डिफरेंस तो 6 का है, तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि डिफरेंस कितने का हो? 6 का ही डिफरेंस हो। अगर 6 का डिफरेंस होगा तो यहाँ पर 16 में अगर 6 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? 22 आएगा। फिर 22 में भी अगर 6 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर अगली संख्या क्या आएगी? 28 आएगी। इस तरह से हमने यहाँ पर ये पता लगा लिया कि ये जो सीरीज बन रही थी अंतर में से भी अंतर वाली कौन सी सीरीज थी? यहाँ पर 10 16। तो यहाँ पर हमने सोचा कि यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, तो आगे भी अगर 6 का डिफरेंस ही आ जाए तो यहाँ पर 22 आएगा, और 22 के बाद क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। अब हमें ये पता लग गया कि यहाँ पर 22 है, और 22 किन दो संख्या के बीच में अंतर है? यहाँ पर जो हमने 30 लिखा है, और हम ये पता लगाना चाहते हैं कि 30 के बाद अगली संख्या क्या होगी। तो उन दोनों संख्या के बीच का ही डिफरेंस कितना है? 22 है। तो यहाँ पर अब 30 के बाद हमें कौन सी संख्या लिखनी चाहिए जिससे कि डिफरेंस 22 का हो जाए? तो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए 52। फिर आप देखिए कि अगर हमें ये भी पता लगाना है कि 52 के बाद अगली संख्या क्या होगी, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पता है कि यहाँ पर अंतर कितना है? 28 का है, और ये 28 अंतर किन दो संख्या के बीच का है? 52, और उसके बाद अगली आने वाली संख्या के बीच का अंतर है। तो 52 में अगर हम 28 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 और 2 10 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 8। तो यहाँ पर ये संख्या कौन सी आएगी? 80 आएगी। अब आप यहाँ पर ये समझ गए होंगे कि जो हमने यहाँ पर अंतर वाली सीरीज लिखी थी जिसमें लिखा हुआ था 4 14 20 30 लिखा हुआ था, यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, तो इसके बाद भी हमने दो अगले पद निकाल लिए हैं, 52 है और 80 है। तो अगर हमें अंतर ही पता लग गया है कि यहाँ पर 52 आ रहा है और यहाँ पर 80 है, तो अब हम ये संख्या पता लगा सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 48 लिखा हुआ है, और उसके बाद जो भी संख्या आएगी उन दो संख्या के बीच में डिफरेंस कितने का है? 52 का है। आपको पता है कि जो ये नंबर सीरीज है वो बढ़ते क्रम में है, तो हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमें क्या करना चाहिए? 48 में हमें ये जो अंतर है ना 52, इस अंतर को हमें जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 100। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 100 आएगी। और अब आप ये देखिए कि 100 तो यहाँ पर आ ही गया है, और 100 और 180 के बीच में, क्योंकि 100 के बाद अगली संख्या क्या है? 180 है ना, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 100 और 180 के बीच में 80 का डिफरेंस है। और आप ये देख सकते हो कि हमने जो यहाँ पर अंतर वाली सीरीज लिखी थी, तो उसमें यहाँ पर 52 के बाद जो अगली संख्या थी वो 80 ही थी। 80 से ही तो हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पर 100 और 180 के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए।
चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? 100 आनी चाहिए। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 16 का 22 से होगा वही संबंध 36 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या से होगा। तो सबसे पहले तो यही समझना होगा कि 16 और यहाँ पर लिखा हुआ है 22, तो इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि 16 में अगर 6 जोड़ दिया जाए तो 22 आ जाता है। कितना आसान पैटर्न है यहाँ पर। लेकिन फिर यहाँ पर अगर हम 36 में 6 जोड़ते हैं तो यहाँ पर तो 42 आना चाहिए। 42 यहाँ पर सही आंसर हो सकता था, लेकिन दिए गए ऑप्शन में 42 नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर इस पैटर्न को नहीं लगा सकते, क्योंकि इस पैटर्न से तो आंसर कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। हमें किसी और पैटर्न से यहाँ पर प्रश्न को हल करना चाहिए। और कौन सा पैटर्न हो सकता है, आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो अनुपात से पहले संख्या लिखी हुई है वो है 16, और यहाँ पर समान अनुपात के बाद देखिए कि यहाँ पर अनुपात है और अनुपात से पहले लिखी हुई संख्या 36 है। तो आप यहाँ पर कुछ ना कुछ संबंध तो पता लगा पा रहे होंगे कि जो 16 है और यहाँ पर 36 लिखा हुआ है ये वर्ग संख्याएं हैं। लेकिन किस संख्या का वर्ग है? 16 को हम कह सकते हैं कि ये 4 का वर्ग है, और यहाँ पर 36 को कह सकते हैं हम कि 36 यहाँ पर 6 का वर्ग है। लेकिन अब यहाँ पर हमें ये तो पता लग गया कि यहाँ पर 16 और यहाँ पर जो 36 लिखा हुआ है ये वर्ग संख्याएं हैं। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता लगा कि 16 के द्वारा 22 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो अब हमें पैटर्न समझना होगा। आपको पता लग गया है कि 16 का संबंध 4 से है, क्योंकि 4 का वर्ग ही 16 होता है। लेकिन 22 कैसे आएगा? आपको क्या करना है, 4 का गुणा 5 से करना है। 4 का गुणा हम 5 से इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 4 से एक नंबर बड़ी संख्या 5 होती है। फिर हम 4 गुणा 5 करेंगे तो 20 आ ही जाएगा। लेकिन 22 तो अभी भी नहीं आया ना। लेकिन 20 में अगर 2 जोड़ दिया जाएगा तो 22 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर 22 आ रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर 36 है। 36 का संबंध किस संख्या से है? 6 से है। फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 6 में 5 का गुणा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप 6 में 5 का गुणा करोगे और फिर प्लस 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 6 गुणा 5 करेंगे तो 30 आएगा, और 30 में 2 जोड़ने पर तो 32 आएगा। आप यहाँ पर समझ गए ना कि यहाँ पर जैसे हमने 5 का गुणा किया है तो यहाँ पर 5 का गुणा करने से तो आंसर नहीं आ रहा, लेकिन हमने यहाँ पर 5 का गुणा क्यों किया है ये आपको बता दिया गया है। क्योंकि 4 से एक नंबर अधिक क्या होता है? 5 होता है। इसीलिए यहाँ पर हमने 4 में 5 का गुणा किया है। तो यहाँ पर हमें पता है कि 6 हमारे पास एक संख्या है, तो 6 में हम किसका गुणा करेंगे? 6 से एक नंबर बड़ा क्या होता है? 7 होता है। तो यहाँ पर हमें 7 से गुणा करना है, और यहाँ पर हम प्लस 2 ही करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने 2 इसलिए जोड़ा है क्योंकि 4 का आधा क्या होता है? 2 होता है। लेकिन जब आप यहाँ पर अगर 6 का आधा 3 जोड़ोगे तो आप यहाँ पर देख सकती हो कि आंसर क्या आएगा। 6 गुणा 7 करने पर 42 आएगा, और 42 में 3 जोड़ने पर 45 आएगा। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें 45 नहीं है, तो इसी कारण हमने यहाँ पर ये सोचा कि यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा कि 6 गुणा 7 तो हमने कर ही दिया है। तो यहाँ पर जब हम संख्या को जोड़ेंगे ना तो यहाँ पर भी हम 2 को ही जोड़ रहे हैं। तो 6 गुणा 7 करेंगे तो 42 आ ही जाएगा, और 42 में 2 जोड़ने पर 44 आ जाएगा। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में जो संख्या लिखी हुई है वो है 44, और यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 24 का 289 से होगा वही संबंध 22 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या से होगा। तो 24 का संबंध 289 से किस प्रकार है? आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर 289 जो संख्या लिखी हुई है ये किसी प्राकृत संख्या का वर्ग है, यानी कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और किस संख्या का वर्ग है? ये 17 का वर्ग है। तो यहाँ पर आपने सोचा होगा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भी एक पूर्ण वर्ग संख्या आनी चाहिए, लेकिन दिए गए ऑप्शन में यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं दी हुई है। तो इस तरीके से तो हमें यहाँ पर प्रश्न हल नहीं करना है। दूसरा तरीका यहाँ पर क्या हो सकता है, हमें यहाँ पर ये समझना है कि 24 के द्वारा 289 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पर 24 का वर्ग करोगे तो आपको यहाँ पर एक संख्या प्राप्त होगी 576, क्योंकि आपको याद होगा कि 24 का वर्ग क्या होता है? 576 होता है। लेकिन 289 तो अभी भी नहीं आया है। लेकिन 289 कैसे आएगा, आप यहाँ पर ध्यान
से समझिए कि अगर 576 में हम 2 जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर एक संख्या प्राप्त होगी और वो संख्या क्या होगी? 578 होगी। फिर भी यहाँ पर अभी भी 289 नहीं आया है, तो 289 कैसे आएगा? तो यहाँ पर आप देखिए, अगर 578 का हम आधा करेंगे ना, यानी कि 2 का भाग देंगे, तो यहाँ पर जो संख्या प्राप्त होगी वही संख्या क्या होगी? 289 होगी। तो इस तरह से यहाँ पर 24 के द्वारा 289 आ रहा है। अब यही पैटर्न हम 22 में लगाते हैं और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। पैटर्न आपको पता है कि हमें क्या करना होगा? 22 का हमें वर्ग करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने समझा कि हमने 24 का वर्ग किया था, तो यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त हुई थी 576। तो 22 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 484 आएगा ना। फिर उसके बाद हमने क्या किया था? 576 में हमने 2 जोड़ा था, तो 578 आया था। तो यहाँ पर भी हमको जो ये वर्ग संख्या प्राप्त हुई है 484, इसमें हम 2 ही जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 486 प्राप्त होगी। लेकिन उसके बाद हमें क्या करना होगा? 486 का आधा भी करना होगा। 486 का आधा क्या होगा? 243 होगा। और आप ये देख सकती हो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखी हुई संख्या 243 ही है और यही सही आंसर होगा।